हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस CYBMS SAM6 का ऑपरेशनल रिसर्च का ये चैप्टर्स है। नेटवर्क एनालिसिस में चैप्टर नंबर 9 यानी कि PERT यानी कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशंस एंड रिव्यू टेक्निक्स के बारे में आज सीखेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें पहले आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा, यानी कि इसके जो फॉर्मूलाज है वो, क्योंकि इस फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम सम्स को सॉल्व करते हैं। नेटवर्क एनालिसिस के CPM और प्रोजेक्ट ट्रेसिंग इसके बारे में हमने सीख लिया हुआ है। ठीक है, इसका बेसिक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, राइट। तो ऐसे मैंने टोटल 4 वीडियोस बनाए हैं ताकि आपको ये दोनों मतलब हर एक चैप्टर का दो वीडियोस है, तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को देखिए बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ऑपरेशनल रिसर्च जैसे सब्जेक्ट्स को क्रैक करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल थोड़ा सा टर्म्स आ जाता है। वैसे तो आप पूरे सिलेबस को सीख सकते हो इसी चैनल पे। देखिए, आपका चैप्टर नंबर 1 यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग से लेके आपका थियोरी ऑफ गेम, हर एक चैप्टर्स मैंने कवर किए हुए हैं इस चैनल पे। और साथ ही साथ में बता दूं कि 3 पेपर्स को भी मैंने विथ सॉल्यूशंस विथ PDF आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो में देख सकते हो और आप ऐसे वर्ड में भी देख सकते हो, राइट। तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको फाइंड आउट कीजिए। एंड मैं आपको बता दूं कि जो आपके अदर सब्जेक्ट्स है, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केटिंग हो गया, ब्रांड मार्केटिंग हो गया, या ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, राइट, या अदर जो भी फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंस हो गए, जितने भी आपके, ठीक है, जिसमें आपके HR, फाइनेंस और मार्केटिंग, ये जो 3 कोर्सेस है, ठीक है, सेलेक्टिव कोर्सेस, तो इसके जो भी सिलेबस है, जिसके जो भी कॉन्सेप्ट है, सबके मैंने PDF में पेपर्स 2019 अप्रैल 2019 नवंबर और 2023 अप्रैल मंथ के जो पेपर्स है, ठीक है, हर एक पेपर्स का विद सोल्यूशन विद PDF मैंने दिया हुआ है। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, ताकि आपके जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसको अच्छी तरीके से आप अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, और साथ ही साथ आपको दूसरा भी लिंक मिल जाएगा जहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अदर सब्जेक्ट्स जितने भी है, क्योंकि ऑपरेशनल रिसर्च में कैसा होता है ना कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नीड नहीं होती, आपको कॉन्सेप्ट की नीड होती है, राइट। और जो अदर सब्जेक्ट्स है आपको उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होते हैं, मतलब कि जो पेपर्स है, अगर पेपर को एनालिसिस किया जाए तो उसमें से जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो समझ में आता है कि हाँ ये क्वेश्चन बार बार आने वाले हैं, तो क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। तो इसके बारे में भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उसको देख सकते हो। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है PERT है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, जो कि एक लेंदी प्रोसीजर है, लेकिन ये आपके एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए या तो 8 मार्क्स के लिए कंफर्म पूछे ही जाते हैं, राइट। आप जब पेपर सोल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो आज जो हम स्टार्ट करते हैं वो एग्जाम्पल नंबर 1 है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 1 से पहले मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट जो अपने को फॉर्मूला यूज करना है, जैसे आपको मालूम है कि क्रिटिकल पाथ तो चाहिए आपको। क्रिटिकल पाथ में इसमें कैसा होता है ना, आपको एक्सपेक्टेड टाइम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एक्सपेक्टेड टाइम, या एक्सपेक्टेशन टाइम भी बोलते हैं इसको, जिसको हम लिखते हैं TE। ठीक है, एक्सपेक्टेशन टाइम या एक्सपेक्टेड टाइम चाहिए होता है, जो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, A+4M+B/6। ठीक है, तो ये क्या है इसके अंदर, A फॉर, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो क्वेश्चन लिखा उसके बेसिस से समझाता हूँ। यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्टिमिस्टिक A होता है, मोस्ट लाइकली M होता है और पेसिमिस्टिक B होता है, याद रखिए। ठीक है, ये जो फर्स्ट कॉलम A और लास्ट में B और बीच में मोस्ट लाइकली लिखा है, तो मोस्ट लाइकली का M। ठीक है, तो ये तीनों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 6 कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड टाइम। और इसी एक्सपेक्टेड टाइम के बेसिस पे क्या मिल जाएगा हमें, क्रिटिकल पाथ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपको क्रिटिकल पाथ मिल गया। क्रिटिकल पाथ समझिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, अब आपको क्रिटिकल पाथ के बाद क्या निकालना होता है, वेरिएंस निकालना होता है। क्या निकालना होता है, वेरिएंस। वेरिएंस कैसा निकालते हैं हम, देखो इसमें से B-A करो, क्या करना है, B-A/6 द होल स्क्वायर, राइट। B और A कहाँ से मिलेगा आपको, इसी कॉलम से, ये B है ये A है। ठीक है, B में से A माइनस को तो आपको मिल जाएगा, और ये M है। ठीक है, यहाँ पे तो B-A/6 द होल स्क्वायर, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, B-A द होल स्क्वायर अपॉन 36, 6 का स्क्वायर होता है 36, कैसे भी लिखो दोनों सही है आपके पास। ठीक है, वेरिएंस से क्या करना होता है आपको, फिर इसके बाद क्रिटिकल पाथ ऑफ वेरिएंस, क्रिटिकल पाथ ऑफ वेरिएंस ये निकालेंगे। मतलब आपको सिर्फ किसका निकालना है, जो भी आपका क्रिटिकल पाथ आएगा सिर्फ उसका ही वेरिएंस निकालना है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ क्रिटिकल पाथ। जो वेरिएंस का कॉलम आएगा अपने पास उस पे हम क्या करेंगे, सम ऑफ क्रिटिकल पाथ कर देंगे। ठीक है, सिर्फ वेरिएंस का, मतलब कि जो क्रिटिकल पाथ है, अगर ए बी सी डी ऐसा क्रिटिकल पाथ आता है तो ए का वेरिएंस कितना है, बी का वेरिएंस कितना है, सी का वेरिएंस कितना है और डी का वेरिएंस कितना है, सबको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल पाथ ऑफ वेरिएंस मिल जाएगा। फिर इसके बाद आएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फिक्स फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ, देखिए, वेरिएंस या क्रिटिकल पाथ ऑफ वेरिएंस, कैसे भी लिखो। ठीक है, क्रिटिकल पाथ वेरिएंस। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशंस मिल जाएगा। राइट, इतना हो गया, ये टोटल 4 फॉर्मुलास हो गए। और एक फिफ्थ फॉर्मुला आएगा आपका z। ठीक है, z क्या होता है, आपका नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी को ये शो करता है। तो नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट चाहिए आपको ड्यू डेट, मतलब आपके कोर्सेज में गिवन होगा कि इतने दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताने की कितनी होगी। तो ड्यू डेट माइनस हम क्या करेंगे, इसमें से जो आपका एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आता है। अभी ये एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम किसको बोलते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हम किसको बोलते हैं, जो अपना क्रिटिकल पाथ का टाइमिंग होता है, मतलब 18 डेज 16 डेज कितने टाइम में अपने क्रिटिकल पाथ का हाईएस्ट वैल्यूज है उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड। ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गई है, देखना आप लोग। एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम जो है, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, ड्यू डेट माइनस कर देंगे एंड होल अपॉन, यहाँ पे सिंपल सा लिखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ, मतलब अपने को z की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए होगी, आपको क्रिटिकल पाथ की वैल्यू चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चाहिए, तो जाके अपने को क्या मिल जाएगा, z की वैल्यूज। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की वैल्यूज मिल जाएगी। और ड्यू डेट आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, जो कि ये बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में भी आया, जैसे कि 2019 अप्रैल नवंबर और 2023 के, तो उसमें मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हो, वो भी क्वेश्चन यहाँ पे रिफर कर सकते हो। तो ये टोटल 5 फॉर्मुलास हम यहाँ पे यूज करेंगे इस सम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पर टेप यानी कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स के कॉन्सेप्ट में। तो ये आप फॉर्मुला राइट डाउन कर लीजिए, इसके बेसिस पे हम सम को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आप देख ही रहे हो। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं अभी यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। एक्टिविटीज है, प्रीसीडिंग एक्टिविटीज है। अब इसमें क्या करना है, आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना है। नेटवर्क डायग्राम तो बना दोगे, लेकिन वही इसका एक्सपेक्टेड टाइम लिखना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकालना है, अभी मैंने बताया आपको। अपने को क्या चाहिए, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड टाइम के लिए। तो मैं अब क्या करूंगा, ये जो कॉलम्स है ना, उसमें मैं एक्सपेक्टेड टाइम का कॉलम इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे एक्टिविटीज आएगा इसमें। ठीक है, आपको भी सेम ऐसे ही करना है। एक्टिविटीज हो गया, फिर प्रीसीडिंग हो गया। ठीक है, फिर क्या आएगा, टी। टी का मतलब क्या होगा, एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे हम। ठीक है, आप प्रीसीडिंग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है प्रीसीडिंग लिखने की, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। ठीक है, मैं इसको ऐसा रफ कर देता हूँ, छोड़ो। तो यहाँ पे आएगा टीई, मतलब क्या आएगा, a प्लस 4m प्लस बी और अपॉन में 6। समझ लो, ये फॉर्मूला ले लिया हमने। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, वेरिएंस भी निकालना है ना आपको, तो यहाँ पे वेरिएंस लिख लेते हैं हम लोग। वेरिएंस VAR लिख रहा हूँ शॉर्ट में, वेरिएंस। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस ए अपॉन 6 द होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, a b c d e f और g तक है। ओके, अभी देखो एक्सपेक्टेड टाइम निकालते कैसे हम लोग। तो a प्लस 4m प्लस बी दिया हुआ है, मतलब a प्लस बी क्या है, तो कितना होगा 10। ठीक है, और फिर 4m लेना है, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 5, 5 4 जा 20, मतलब 30 डिवाइड बाई 6 करो तो आंसर कितना आएगा 5। समझा कैसे किया, नहीं समझा कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, वर्किंग करके दिखा रहा हूँ मैं। a प्लस 4m प्लस बी अपॉन में 6 है। ठीक है, अभी a की वैल्यू यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक 2 प्लस 4, m की वैल्यू मतलब मोस्ट लाइकली 5, फिर प्लस b की वैल्यू 8 और अपॉन में 6। ठीक है, इसको अभी करते हैं 2 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 8 अपॉन 6। ठीक है, तो इसमें कितना आएगा 30 डिवाइड बाई 6, इसको डिवाइड करो तो 5। समझ गया कैसे क्या है यहाँ पे।
सेम इसी मेथड से आपको आगे करना है, ठीक है। ऐसा लिख के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर आप कैलकुलेट में डायरेक्टली कर सकते हो तो अच्छा है, मेंटल मैथ्स कर सकते हो और अच्छा है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ इतना देखना है आपका आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ पे भी करते हैं। देखो ए कितना है, पहले ए एंड बी को ऐड कर लो, हाँ बहुत इजी करो। ए प्लस बी मतलब 14 प्लस 2 16 होता है, और यहाँ पे भी 5 आ गया, इधर पे भी 4 है तो 20। तो कितना आएगा 16 प्लस 20 36, 36 को 6 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आएगा 6। हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो 4 प्लस 14 14 18 होता है, ठीक है, और इधर पे 6 है, 6 4 जा 24, तो 24 प्लस 18 करते हैं यहाँ पे, 24 प्लस 18 तो 32 42 42 डिवाइड बाई 6 7 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 6 से डिवाइड ही करना है आपको, कोई भी नंबर आएगा उसको 6 से डिवाइड कर दो। अभी देखो 5 प्लस 15 20 होता है, और 7 4 जा 28, ठीक है, तो मतलब 48 होगा, तो आंसर आएगा 8। 6 से डिवाइड कर दो 48 को, हाँ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट 2 प्लस एन 12 हो गया, और 12 प्लस 12 24, तो आंसर आएगा 4। 6 4 जा 24 होता है, ठीक है। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 6 12, 12 डिवाइड बाई 6 2, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो आंसर 1 आएगा। देखो 1 प्लस 3 4, ठीक है, और 4 प्लस यहाँ पे 4 2 8, तो 12 12 डिवाइड बाई 2, सही 12 डिवाइड बाई 6, तो आंसर आएगा 2। समझिए ना, मतलब ये मेथड आपको यूज करना है। मैं यहाँ पे पूरा मेंटल मैथ्स से करते गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया है वर्किंग, एक क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व करके, सेम इसके प्लेस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर मिलते रहेंगे। चलिए ये मिल गया आपको, एक्सपेक्टेड टाइम मिल गया। अब हम निकालेंगे इसके बेसिस पे वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस में क्या फॉर्मूला है, बी माइनस ए करना है, ठीक है। पहले क्या करना है, बी माइनस ए डिवाइड बाई फिर 36 सॉरी 6 कर दो, मतलब 8 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आंसर आएगा, 8 डिवाइड सॉरी 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 8 माइनस 2 करोगे तो 6, ठीक है। 6 से 6 डिवाइड कर दो तो 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो आंसर आता रहेगा। अभी बी का कहते हैं 14 माइनस 2 कितना होता है 12, 12 को 6 से डिवाइड करो तो आंसर 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। फिर 15 माइनस 2 हो गया ना, सॉरी 14 माइनस 4, तो 14 माइनस 4 10, ठीक है। 14 माइनस 4 तो 10 हो गया। 10 को फिर 6 से डिवाइड करो, तो 10 को 6 से डिवाइड करना मतलब 10 डिवाइड बाई 6, तो ये डिवाइड नहीं होगा, राइट। अगर डिवाइड भी करते हैं तो कॉमन नंबर 2 5 जा 10, 2 3 जा, फिर इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा 25/9, 25/9, ठीक है। अभी यहाँ पे 5 सॉरी 15 माइनस 5 करो तो 10 होगा, फिर अगेन 10 को 6 से डिवाइड कर दो, मतलब सेम आंसर आएगा 25/9, ठीक है। फिर 10 माइनस 2 8, 8 को अभी यहाँ पे आएगा 8 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो उसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 4/3, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर 9, ऐसा आएगा यहाँ पे। ये हो गया, लास्ट के 2 बचे 3, 3 माइनस 3 0 हो गया, तो आंसर इसका 0 आएगा। और 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, ठीक है, और 2 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 1/3, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 1/9। इस तरीके से आपको वेरिएंस मिल जाएगा। आई क्लास के इतना ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि वेरिएंस हमने किस तरीके से निकाला। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, इसका नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, फिर क्रिटिकल पाथ निकालेंगे, क्रिटिकल पाथ का वेरिएंस निकालेंगे, फिर वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखते हैं अभी पहला नेटवर्क डायग्राम। आपको क्या दिया हुआ है, ए बी डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा नोड बनाते हैं 1, उधर लिखते हैं ए, और यहाँ पे लिखते हैं बी, ठीक है। फिर यहाँ पे नोड बनाते हैं, फिर ए से 2 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है सी एंड डी, ठीक है, और बी सी जब कंबाइंड होगा तो क्या बनेगा ई बनेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ बी सी कंबाइंड कर देता हूँ, यहाँ पे सी होगा, बी सी कंबाइंड हो रहा है ना, तो ए से क्या हो गया अपना, ए से अपना सी हो गया, ठीक है, ए से सी हो गया, और ए से डी हो गया, ठीक है, और डी से एफ दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा डी बनाते हैं हम लोग, डी हो गया, ठीक है, यहाँ पे 3 लेते हैं। और फिर बीसी से देखो, बीसी से ई हो गया, बीसी से ई, ठीक है, ऐसा। और डी और ई, डी ई क्या होगा, यहाँ पे कम मतलब डी से एफ और ई से जी दिया हुआ है, तो डी से एफ यहाँ पे और ई से जी, ऐसा। और ये एक्टिविटी क्लोज होगा हमेशा, हाँ, यहाँ पे 2 लिखा 3,
फिर यहाँ पे 4, 5 और 6, ये बन गया आपका नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, अब हम इसका एक्सपेक्टेड टाइम लिखते हैं, मतलब ये जो वैल्यूज है ना ये सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। तो ए का कितना आया 5, फिर बी का 6, फिर 7, फिर 8, फिर 4, फिर 2, अगेन 2। ठीक है, ये हो गया। फिर इसका क्रिटिकल पाथ, ओके क्रिटिकल पाथ लिखा यहाँ पे। अभी क्रिटिकल पाथ क्या आ जाएगा, ए डी एफ। ठीक है, ए डी एफ एक ये हो गया, फिर ए सी ई जी, ए सी ई जी, ओके फिर नेक्स्ट बी ई जी, बी ई जी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी पाथ लिख लिया। अब इसमें क्रिटिकल पाथ क्या बनेगा वो देखेंगे। तो ए का वैल्यू कितना है 582। ठीक है, ए डी एफ 5 + 8 + 2 तो कितना आएगा 15। ठीक है, फिर 5 7 4 2 इसको ऐड करते हैं अभी। तो 5 + 7 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18। ठीक है, ये क्या है एग्जैक्ट, क्या है डेज है, ये यहाँ पे डेज लिखते हैं। देन अब आपको बी ई जी का देखना है। ठीक है, तो बी का कितना है 6 4 2, तो यहाँ पे लिखते हैं 6 4 2, उसको ऐड करेंगे तो 12, 12 + 2 सॉरी 6 + 4 10 होता है, 10 + 2 12, 12 12 डेज आ गया अपने पास। ठीक है यहाँ पे। तो इसमें सबसे हाईएस्ट क्या 18, तो 18 क्या बन जाएगा आपका क्रिटिकल पाथ बन जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट देते हैं देयरफॉर क्रिटिकल पाथ इज क्या आएगा ए सी ई और एफ। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, तो कितना आएगा 18 डेज। ठीक है, ये आ गया। तो इसमें हम लोग हाईलाइट कर देते हैं अपना पाथ क्या था, ए, फिर यहाँ पे सी, और यहाँ पे ई, और यहाँ पे जी। ठीक है, इस तरीके से आपका क्रिटिकल पाथ यहाँ पे बन जाएगा। ओके, ये तो हो गया क्रिटिकल पाथ। अब आपको क्या करना है कि क्रिटिकल पाथ के बेसिस पे, ठीक है, इसका वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ। ओके, तो वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ, तो क्रिटिकल पाथ क्या है वो दिखना है अपने पास, क्या ए सी ई जी। तो इसमें ए सी ई और जी, ये तो ए का कितना है 1, फिर सी का कितना है 25/9, फिर प्लस, फिर ई का 16/9, फिर प्लस, फिर 1/9। ठीक है, जी का 1 को सेम कॉपी करते हैं 1 प्लस को, ठीक है यहाँ पे, और ये सबको ऐड कर देंगे। डिनोमिनेटर सबका सेम है 9 लिखा, 25 + 16 + 1 करते हैं, तो आंसर कितना आएगा 42। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या तो हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं आपको सीधा लॉजिक बता रहा हूँ। 42 में 9 ऐड कर दो, 42 में 9 ऐड कर दो, तो 42 + 9 51, 51/9। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 5.67 आएगा। जब 51/9 करोगे तो आपका आंसर आएगा कैल्सी में 5.66666667। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो मतलब 5.67 लेंगे हम लोग। वेरिएंस आ गया। अब इसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है प्रोजेक्ट वेरिएंस, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस मतलब √5.67, इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट आएगा 2.38। अभी देखो कैल्सी में क्या है अपने पास 5.67 है, आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में आपको रूट का बटन दिया हुआ है, तो उसको सिर्फ प्रेस कर दो और कुछ नहीं करना है। 5.67 लिखो और रूट का बटन प्रेस कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.38 मिल जाएगा। तो ये क्या आएगा डेज। क्लियर, तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। इतना आपका फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन हो गया जो मैंने अभी तक बताया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। अब आप विपुल की टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हो, यहाँ पे सकते हो। यहाँ पे मैंने विपुल का टेक्स्ट बुक लिया हुआ है ऑपरेशनल रिसर्च TY BMS SAM 6 के लिए, और इसमें फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जांपल में जो टेबल दिया हुआ है उसमें ये कॉलम दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने यहाँ तक फॉर्मूला के बेसिस पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद अपने को क्या निकालना था, जेड की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, तो पहले इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन लिखा था कि ड्रॉ द PERT नेटवर्क एंड फाइंड द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट टाइम ऑफ अ प्रोजेक्ट।
एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो हमने नेटवर्क डायग्राम बना लिया है और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी निकाल लिया। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीट इन 18 डेज, 21 डेज और 16 डेज। इस तरीके का क्वेश्चन गिवन है आपको, मतलब 3 ऑप्शन दिया गया है कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है अगर 18 डेज, 21 डेज और 16 डेज में अगर कोई भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, राइट। तो अपना क्रिटिकल पाथ क्या बताता है 18 डेज, और अपने को 18 डेज भी गिवन है। प्रोबेबिलिटी बताने के लिए आपको क्या चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व चाहिए। तो पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये सेकंड क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ये बता रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी सबके लिए बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसका सोल्यूशन बाकी है। तो पहले हम क्या कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं ऐसा, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया, ये हो गया 50%, ठीक है, समझ लो। तो 50% अपना कितना जाएगा, 18 डेज, ठीक है। क्या जाएगा, 18 डेज 50%, क्योंकि इसके पहले क्या गिवन है, 16 गिवन है। यहाँ पे सपोज करो 16 है और यहाँ पे करो सपोज 21 डेज है, इसको नीचे लिखता हूँ मैं, 21 डेज है, ठीक है। अभी 16 डेज का प्रोबेबिलिटी कितना होगा और 21 डेज का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ये बताना है अपने को। लेकिन 16 जो है वो 18 से लेस देन है और 21 क्या है, मोर देन है, ठीक है। अगर मोर देन है तो जो भी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो 18 की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 18 का कितना होगा 50%, ये बीच में आया ना, तो 50%, तो 50% में ये ऐड हो जाएगा और ये 50% में माइनस हो जाएगा, क्योंकि लेस देन है तो माइनस होता है, मोर देन है तो प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 डेज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, 50%, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अभी इसका, यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 18 डेज, ठीक है। फर्स्ट में फर्स्ट थर्ड सॉरी सेकंड का फर्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन द ब्रैकेट, पी इन द ब्रैकेट 18 डेज, क्या आएगा 50%, और 50% का मीनिंग क्या होता है 0.5, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई है, यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 18 डेज इज 0.5, ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें लिखा कि 21 डेज के लिए प्रोबेबिलिटी कितना होगा। अगर अपना ड्यू डेट क्या है 21 डेज, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो यहाँ पे हेडिंग देते, प्रोबेबिलिटी ऑफ 21 डेज, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, z इक्वल्स टू ड्यू डेट माइनस एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइम लिखता हूँ और डिवाइड में देता हूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, जो अपना फॉर्मूला था, ओके। तो ड्यू डेट कितना है अपने पास, ये जो 21 डेज है ना, ये क्या हो जाएगा अपना ड्यू डेट, और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना लगा, डेज कितना लगा, 18 डेज लगा, ठीक है। यहाँ पे देन इसको हम डिवाइड कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है अपने पास 2.38, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं तो 3 आ जाएगा, 21 में से 18 गया तो 3 अपॉन 2.38। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.26, ठीक है। अभी ये जो 1.26 आया, ठीक है, उसका आपको एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व लिखते हैं, नॉर्मल कर्व, ठीक है। तो दैट इज मीन्स एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व कैसा निकालते हैं हम लोग, जो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट गिवन है ना, यहाँ पे जो टेबल है, ये देखो, ये जो चार्ट है देख रहे हो आप, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है 1.26 फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं स्क्रीन पे बता देता हूँ आपको। पहले तो वर्टिकल देखो 1.2 कहाँ लिखा हुआ है, 1.2 मिल गया। अब इसके बाद क्या देखोगे 6, ठीक है। हॉरिजॉन्टली में देखो 6 कहाँ पे, और उसकी वैल्यू कितनी है 0.3962। चलिए, तो यहाँ पे अपने को वैल्यू मिल गई है 0.3962। अभी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 21 डेज मिल जाएगा, कैसे मिलेगा 0.5, ठीक है। जो अपना 50% है उससे ये ज़्यादा है ना, मोर देन है, तो 0.5 प्लस इसका वैल्यू कितना है 0.3962। इसको हम ऐड कर लेंगे तो 0.8962 आ जाएगा, क्लियर। मतलब अगर मैं इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाऊं कर्व का, ठीक है, ओके। तो ये हो गया 50%, यहाँ पे 21 डेज बोला है तो यहाँ पे लेके चलते हैं 21 डेज,
ठीक है, 21 डेज में क्या दिया हुआ है 0.89, 50% का मतलब क्या होता है 0.5, ठीक है, याद रखिए 0.5। अब यहाँ पे 0.89 है ना, 89 का मतलब क्या होता है 89 है, मतलब 89% के पास है, तो यहाँ पे 89 है, ठीक है। तो ये जो पार्ट आएगा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में आएगा 21 डेज के लिए। तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 21 डेज इज 0.8962। हो गया ये। सेम इसी तरीके से आप क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 16 डेज इज, ठीक है, 16 डेज। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो देखते हैं। अभी 16 डेज क्या है, ड्यू डेट है, ठीक है। तो अभी मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, फॉर्मूला यही रहेगा। तो z इक्वल टू ड्यू डेट कितना है 16, 16 माइनस 18 और अपॉन में 2.38, इसको माइनस करेंगे तो -2 अपॉन में 2.38, और अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो -0.84 आएगा, ठीक है, समझाइए। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, ठीक है। सेम इसी तरीके से अभी फिर से हम चार्ट देखेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे चार्ट देख सकते हो। तो यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे हम लोग 0.8 वर्टिकल मिल गया, फिर 4 देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आएगा 0.2996, ठीक है, सबको मिल गया यहाँ पे 0.2996 मिल गया। यहाँ पे माइनस है तो मतलब ये भी क्या होगा, माइनस में होगा। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं 16 डेज का, तो इसमें लिखेंगे 0.5, बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखते हैं, -0.2996। अब इसको माइनस करेंगे तो 0.2004 आएगा, ठीक है। तो मतलब हमें क्या मिल गया यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी मिल गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 16 डेज इज कितना आएगा 0.2004। अगर मैं इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाता हूँ तो ये कैसा बनेगा, यहाँ पे देखो ये 50% है, 0.5 है, यहाँ पे हम 16 लेते हैं, हाँ देखिए यहाँ पे, तो 16 डेज, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी की मैंने 0.20, मतलब 20%, ठीक है। तो ये होगा एरिया अंडर द कर्व, क्लियर। तो अभी हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 18 डेज, 21 डेज और 16 डेज। आई होप क्लास की ये अब तक का जितना भी पार्ट हमने कंप्लीट किया हुआ है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। हमने क्रिटिकल पाथ का टाइम कैसे निकाला, ठीक है, उसके बेस पे हम वेरिएंस कैसे निकाले, उसके बेस पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला, एंड नेक्स्ट थिंग इसकी बेसिस पे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे ही हमने यहाँ पे 18 डेज की प्रोबेबिलिटी, 21 डेज की प्रोबेबिलिटी और 16 डेज की प्रोबेबिलिटी ये कैसे फाइंड आउट की, ठीक है। अब इसके आगे आपको क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए थर्ड क्वेश्चन गिवन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ, इफ द प्रोजेक्ट मैनेजर वांट एन एश्योरेंस ऑफ 95% दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन अ टाइम, तो हाउ मेनी डेज बिफोर द शेड्यूल्स डेट ही शुड स्टार्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ये चाहते हैं कि 18 डेज पे 95% अपना क्या हो जाना चाहिए, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो 18 डेज के पहले से कितना दिन पहले वो तो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा, ठीक है। मतलब हाउ मेनी डेज बिफोर द शेड्यूल डेट ही शुड स्टार्ट, तो उसका 95% तक प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए। तो 95% क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटीज है, से आपको क्या बताना है यहाँ पे डेज बताना है कि कितना दिन पहले वो स्टार्ट करेगा प्रोजेक्ट को। तो यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी पहले से ही दे दी गई है, यहाँ पे हमने निकाला पी, तो पी क्या मिल गया आपको, पी सिर्फ मिला है, प्रोबेबिलिटी मिला है, ये 16 डेज है यहाँ पे लिखा है, तो वैसा यहाँ पे नहीं दिया है आपको, 16 डेज या 21 डेज जो भी है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं पहले रफ कर देता हूँ, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और उसका थर्ड का हम आंसर देखते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि क्रिटिकल पाथ कितना है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशंस कितना है, ठीक है। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रफ कर दूँ। ओके क्लास, अभी हम स्टार्ट करते हैं कि अपना 95% की प्रोबेबिलिटी होगी, तो मैनेजर को कितना दिन पहले स्टार्ट करना पड़ेगा अपना प्रोजेक्ट, ठीक है। तो थर्ड वन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस थर्ड के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसा लिखेंगे स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर वांट an assurance
of 95%, ठीक है, that the project will be completed on time, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट मैंने कॉपी कर दिया। अभी अपने पास प्रोबेबिलिटी गिवन है, यहाँ पे लिखता हूं मैं प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 95% का, ठीक है, मतलब अपने को पी गिवन है 95%, मतलब क्या होता है 0.95। अगर मैं इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाता हूं, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे ये अपना 50% है यहाँ पे, तो 95% यहाँ पे लेते हैं हम लोग, 0.95% यहाँ पे अपने पास, मतलब ये एरिया अंडर द कर्व आएगा, ठीक है। तो कितना दिन लगेगा ये आपको बताना है। तो अभी यहाँ पे लिखते हैं साइडेड एरिया, अभी ये 50% है ना, ठीक है। अभी हम ऐसा अपोजिट जा रहे हैं, यहाँ पे परसेंटेज नहीं आएगा, अभी हम लोग अपोजिट जा रहे हैं, पहले प्रोबेबिलिटी है, अभी हम z की वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम सीधा जाते हैं तो हम प्लस करते हैं, जब नीचे से ऊपर जाते हैं या अपोजिट वे में जाते हैं तो माइनस करेंगे, मतलब साइडेड, इसमें साइडेड एरियाज क्या आएगा 0.95 में से हम 0.5 माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा 0.45, ठीक है। तो अब 0.45 आपको टेबल के अंदर फाइंड आउट करना है कि 0.45 कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो चलिए टेबल यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, टेबल देखो यहाँ पे 0.45 ये पूरे टेबल्स के अंदर आपको फाइंड आउट करना है, देखिए। तो इसके नियरेस्ट वैल्यूज क्या है वो देखेंगे, ऐसा एग्जैक्ट आपको 0.45 नहीं मिलेगा, इसके नियरेस्ट वैल्यूज मिलेगा, ठीक है। नियरेस्ट वैल्यू क्या मिलेगा इसमें 0.4505 ये मिला, देखो ये कहाँ पे मिलेगा 1.6 और 5 में, ठीक है, कहाँ पे मिलेगा 1.6 और 5 में मिला यहाँ पे। तो चलिए आई यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0.45 इज, कितना आएगा इसमें 0.4505, तो देयरफॉर z की वैल्यू हमें मिल गई 1.65, ठीक है। तो अपने पास अभी z की वैल्यू क्या है ड्यू डेट, आपको ड्यू डेट फाइंड आउट करना है अभी, माइनस, ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, और डिवाइड में आएगा स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आई 1.65 और ड्यू डेट हमें पता नहीं है तो उसको कॉपी करेंगे, फिर माइनस एक्सपेक्टेड टाइम कितना है 18 डेज अपॉन 2.38, ठीक है। अभी ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका 1.65 इंटू 2.38 इक्वल्स टू ड्यू डेट फिर -18, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर कितना आएगा ये देखते हैं। तो इसका आंसर आएगा 3.93, ठीक है। अभी ये माइनस से 18 इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो +18 इक्वल्स टू ड्यू डेट, और उसको मैं प्लस करता हूं तो कितना आएगा यहाँ पे देखते हैं, देयरफॉर ड्यू डेट इक्वल्स टू 21.93, ठीक है। तो ये आ गया 21.93 डेज, ठीक है। 21.93 डेज होता नहीं है, तो उसको हम अगर एग्जैक्ट लेंगे तो 93 है, तो मतलब 22 हो जाएगा, अप्रोक्स कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, अप्रोक्स कितना आएगा 22 डेज आएगा, ठीक है। क्योंकि जो डेज होता है वो डेसिमल में नहीं होता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 22 डेज। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को कभी से स्टार्ट करना पड़ेगा 4 डेज पहले से। 4 डेज कैसे पता चला मुझे, क्योंकि अपना क्रिटिकल पाथ का डे कितना है 18 को 22 से माइनस कर दो तो कितना बचेगा 4 डेज, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर कितना दिन पहले स्टार्ट करेगा अपना 4 डेज पहले। तो अभी हम स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। द प्रोजेक्ट मैनेजर want 95% एश्योरेंस, ठीक है, ऑन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है, ऑन टाइम, he will
नीड 4 days एक्स्ट्रा। ठीक है, तो कितना दिन पहले इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो 4 days बिफोर, ठीक है, उनको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये अपना आंसर आ गया। तो आई क्लास की ये जो पूरा क्वेश्चंस था ये आपको समझ में आ गया कि पार्ट के क्वेश्चन जो होते हैं उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के थ्रू ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने 5 फॉर्मूलाज दिए हैं इसी 5 फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम सम को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।